हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको आरआरबी, एएलपी, सीबीटी 2 एग्जाम के लिए थ्योरी क्लास करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको सार्थक अंक और अल्पतमांक के बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले हमने आपको मात्रक एवं मापन की क्लास लिया है, थ्योरी क्लास। यदि आपने वीडियो वह नहीं देखा है तो हमने प्ले लिस्ट आप सबकी बना दी है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों सार्थक अंक और अल्पतमांक क्या होता है उसके बारे में, एकदम इजी वे में। हमने पूरी कोशिश की है दोस्तों आपको आसान भाषा में समझाने की। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आज की अपनी सार्थक अंक और अल्पतमांक की क्लास। दोस्तों, आज हम सार्थक अंक और अल्पतमांक के बारे में पढ़ेंगे। जितनी भी थ्योरी है इसकी हम एक एक करके समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। दोस्तों, बात करें सार्थक अंक के बारे में तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि सार्थक अंक होते क्या हैं। मतलब सार्थक अंक क्या होते हैं ये बताना है। व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो दोस्तों, सार्थक अंक की बात करें तो सार्थक अंक जो होते हैं ये किसी भी मापन की शुद्धता को दर्शाते हैं। सार्थक अंक क्या करते हैं? ये किसी भी मापन में शुद्धता को दर्शाते हैं। यह बताते हैं कि हम किसी मापन के प्रति कितने आश्वस्त है, मतलब कॉन्फिडेंट है। दोस्तों, सरल नियम बात के तरीके से यदि हम याद रखें तो जितने अधिक सार्थक अंक होंगे माप उतना ही क्या होगा? सटीक होगा, मतलब सही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है 30 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे कितने सार्थक अंक है? तो 2 सार्थक अंक है। कितने अंक है? 2 सार्थक अंक, मतलब ये कम सटीक है। उसी प्रकार बात करें ये वाला जो सेकंड एग्जाम्पल की, ये है 13.0 मीटर स्क्वायर। 13.0 मीटर स्क्वायर, इसमें कितने सार्थक अंक है? तो 3 सार्थक अंक है। तो ये अधिक सटीक है। कैसा है? अधिक सटीक है। मतलब जितने अधिक सार्थक अंक होंगे उतना ही जो मापन होगा ना वो हमारा क्या होगा? सटीक होगा। तो सार्थक अंक समझ में आ गया। सार्थक अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक किसी भी मापन की शुद्धता को दर्शाते हैं। ये बताते हैं कि हम किसी मापन के प्रति कितने आश्वस्त है, मतलब कॉन्फिडेंट है। और सरल नियम की बात करें तो जितने अधिक सार्थक अंक होंगे मापन उतना ही क्या होगा? सटीक होगा। तो यही क्या है? हमारे सार्थक अंक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों सभी रूल्स को, सार्थक अंक के बारे में कि क्या क्या रूल्स होते हैं और रूल्स को एक एक करके समझते हैं। रूल नंबर 1 की बात करें दोस्तों, गैर शून्य अंक मतलब नॉन जीरो डिजिट्स। दोस्तों, सभी गैर शून्य अंक जो 1 से लेकर 9 तक के, 1 से लेकर 9 तक के सभी गैर शून्य अंक जो होते हैं ये हमेशा कैसे होते हैं? सार्थक होते हैं, मतलब सिग्निफिकेंट होते हैं। 1 से 9 तक के अगर आपसे पूछ ले, 1 से 9 तक के, तो ये सभी अंक क्या होंगे? ये हमारे सार्थक अंक होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, देखिए यहाँ दिया है 25.47। यहाँ पे कितने सार्थक अंक है? यहाँ पे कोई शून्य दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे कितने सार्थक अंक हो जाएंगे हमारे? ये हो जाएगा 1 2 3 4, तो 4 सार्थक अंक हो गए। उसी प्रकार 690 में देख लीजिए कितने सार्थक अंक है? तो 3 सार्थक अंक है। उसी प्रकार 7.1234 में देखिए तो इसमें कितने सार्थक अंक है? 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने हैं? 5 सार्थक अंक है। तो दोस्तों, सभी गैर शून्य अंक, सभी गैर शून्य अंक क्या होंगे? सार्थक होंगे। ये हमारा क्या है? पहला नियम है। दोस्तों, अगर संख्या में कोई जीरो नहीं है तो सभी अंकों को गिनना है आपको। देखिए यहाँ पे किसी भी संख्या में क्या जीरो नजर आ रहा है क्या आपको? नहीं ना। तो सभी अंकों को गिनना है, उतने ही क्या हो जाएंगे? हमारे सार्थक अंक हो जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे हमने गिना 4 सार्थक अंक हो गया। यहाँ कितने हैं? 3 सार्थक अंक है। यहाँ कितने हैं? 5 सार्थक अंक है। तो पहला नियम ये है कि सभी गैर शून्य अंक 1 से लेकर 9 तक के हमेशा क्या होंगे? सार्थक होंगे, मतलब सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं अगला रूल। दोस्तों, अगला रूल क्या है? अगला रूल है बीच वाले शून्य की बात करते हैं। किसके? बीच वाले शून्य की बात करें यदि हम, तो बीच वाले शून्य जो होंगे दोस्तों ये क्या होंगे? तो 2 गैर शून्य मतलब नॉन जीरो अंकों के बीच आने वाले सभी शून्य कैसे होते हैं? सार्थक होंगे। मतलब 2 गैर शून्य अंक 1 से 9 तक के बीच में यदि कोई शून्य आता है तो उनको हम क्या मानेंगे? सार्थक अंक मानेंगे। क्या मानेंगे? उन्हें हम सार्थक अंक मानेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए ये दिया हुआ है 105।
ये दोनों गैर शून्य अंक है दोस्तों, और इसके बीच में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये क्या होगा, सार्थक होगा। तो यहाँ कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 3 सार्थक अंक हो जाएंगे। उसी प्रकार देखिए दोस्तों, ये हमारा गैर शून्य अंक है, ये भी हमारा गैर शून्य अंक है, और इसके बीच में 0 आ रहा है, तो गैर शून्य अंक के बीच में आने वाले सभी शून्य क्या होंगे, सार्थक होंगे। तो यहाँ कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, यहाँ 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों, ये हमारा गैर शून्य अंक है, ये भी गैर शून्य अंक है, ये भी गैर शून्य अंक है, और इनके बीच में आने वाले शून्य क्या होंगे, सार्थक अंक हमको मानना है। तो यहाँ कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 सार्थक अंक हो जाएंगे। तो दूसरा नियम ये बोलता है, दो गैर शून्य अंकों के बीच आने वाले सभी शून्य, दो गैर शून्य अंक कहां से लेके 1 से 9 तक के होते हैं गैर शून्य अंक, इनके बीच आने वाले शून्य हमेशा क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। ठीक है, उसी प्रकार ट्रिक से याद रख सकते हैं आप, दो मजबूत संख्याओं के बीच फंसा हुआ शून्य हमेशा गिना जाएगा। क्या करा जाएगा, दो मजबूत संख्याओं के बीच फंसा हुआ शून्य हमेशा क्या किया जाएगा, गिना जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल के बारे में। दोस्तों, पहले आने वाले शून्य, अभी हमने पढ़ा बीच में आने वाले शून्य। अब यदि पहले गैर शून्य अंक से पहले आने वाले, मतलब गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते हैं, शून्य गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य क्या होंगे, सार्थक नहीं होंगे। अच्छा दोस्तों, ये एग्जांपल देखिए, ये हमारा क्या है, गैर शून्य अंक है दोनों, इनके पहले आने वाले शून्य जो होंगे, इनके पहले आने वाले शून्य क्या होंगे, सार्थक नहीं होंगे। तो यहाँ पे सार्थक अंक कितने होंगे, 2 ही होंगे। क्लियर है दोस्तों। उसी प्रकार देखिए, ये हमारे गैर शून्य अंक है 7 और 2, इनके पहले क्या लगा हुआ है, 0 लगा हुआ है, तो ये भी क्या होंगे, सार्थक होंगे क्या, नहीं। मतलब गैर शून्य अंक के पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं माने जाते, तो यहाँ पे भी सार्थक अंक कितने हैं, 2 हो जाएंगे। उसी प्रकार दोस्तों, ये केवल दशमलव की स्थिति बताते हैं दोस्तों, ये जो शून्य अब बता रहे हैं ये किसकी स्थिति बता रहे हैं, ओनली दशमलव की स्थिति बता रहे हैं। ठीक है, ना कि सार्थक अंक की। तो आपको याद रखना है, गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य जितने भी होंगे वो सार्थक नहीं होंगे। उसी प्रकार देखिए, इसमें देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, गैर शून्य अंक है, और इसके पहले आने वाले शून्य क्या होंगे, सार्थक नहीं होंगे, लेकिन इसके बाद में एक शून्य दिया हुआ है, इसको हमको सार्थक लेना है। क्या लेना है, सार्थक मानना है। तो यहाँ पे सार्थक कितना है, 2 हो जाएंगे। अंत वाला 0 गिना जाएगा दोस्तों, पहले वाला नहीं गिना जाएगा, लेकिन अंत वाला क्या किया जाएगा, गिना जाएगा। तो पहले आने वाले शून्य को नहीं गिना जाएगा, अंत वाले शून्य को गिना जाएगा। याद रखना है, संख्या की शुरुआत में लगे शून्य कभी सार्थक नहीं होते, और ये संख्या के बाद शून्य दिया हुआ है तो उसे हम सार्थक मानेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका तीसरा नियम समझ में आ गया, पहले आने वाले शून्य क्या होंगे, सार्थक नहीं होंगे। यदि शून्य गैर शून्य अंक के बाद शून्य आता है तो उसे हम क्या मानेंगे, सार्थक मानेंगे। जैसे ये एग्जांपल है, 3 के बाद 0 आ रहा है तो इसे हमने सार्थक माना, इसलिए यहाँ पे कितने अंक है, 2 सार्थक अंक है। क्लियर है, तो तीसरा नियम भी क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नियम की ओर। दोस्तों, रूल नंबर 4 और 6 की यदि बात करें तो दशमलव के बाद अंत वाले शून्य, दशमलव के बाद अंत वाले शून्य जो होंगे ये हमको बताना है। दोस्तों, यदि संख्या में दशमलव बिंदु दिया गया है तो अंत के सभी शून्य सार्थक माने जाते हैं। क्या होता है, यदि संख्या में दशमलव बिंदु दिया हुआ है तो अंत के सभी शून्य सार्थक माने जाते हैं। अंत के सभी शून्य क्या माने जाते हैं, सार्थक माने जाते हैं। अब कैसे, देखिए दोस्तों, यहाँ है हमारा गैर शून्य, ये तो सार्थक अंक है, ये भी सार्थक अंक है, लेकिन दशमलव के बाद 0 है, दशमलव के बाद 0 दिया हुआ है, और गैर शून्य अंक के बाद भी दशमलव शून्य आ रहा है, तो क्या होगा, ये हमारा सार्थक होगा। यदि दोस्तों इसी में 0.250 होता तो पहले आने वाले शून्य को हम सार्थक नहीं मानते हैं, तो यहाँ भी सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 3 ही होंगे। तो ये 3 करेक्ट हो जाएगा इसका। तो याद रखना है, संख्या में दशमलव बिंदु दिया गया है तो अंत के सभी शून्य क्या होंगे, सार्थक माने जाते हैं। अंत के सभी शून्य, पहले वाले नहीं दोस्तों, अंत के सभी शून्य। देखिए पहले वाला शून्य जो है ये सार्थक नहीं है। क्लियर। उसी प्रकार देखिए, इसमें देखिए ये है, पहला अंक सार्थक है हमारा, दूसरा भी सार्थक है, और दशमलव के बाद आने वाले शून्य भी क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। लेकिन कब, गैर शून्य अंक के बाद वो दिया हो तब। यदि गैर शून्य अंक के बाद नहीं है तो वो तो सार्थक नहीं होंगे। हमने इसके पहले रूल पढ़ा था ना, गैर शून्य अंक के बाद यदि दशमलव के बाद यदि शून्य है और गैर शून्य अंक पहले दिया हुआ है तो सार्थक है। लेकिन देखें, हमने इसके पहले पढ़ा था 0.0030, तो देखिए दशमलव के पहले बाद में 0 को हमने लिया था कि ये वाले तीनों नहीं लिया था,
क्यों? क्योंकि ये गैर शून्य अंक के पहले है। दशमलव के बाद तो है, लेकिन गैर शून्य अंक के बाद भी होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए ये वाला, ये देखिए ये वाला 0.06.00, ये पहले वाले तो सार्थक हो ही नहीं सकते। दशमलव के पहले आने वाले शून्य जो होते हैं या गैर शून्य संख्या के पहले आने वाले शून्य क्या होते हैं? सार्थक नहीं होते हैं। तो यहाँ पे सार्थक कितने हो जाएंगे? ये तो 6 तो होगा ही होगा, लेकिन दशमलव के बाद भी 0 है, तो दशमलव के बाद आने वाले शून्य क्या लेते हैं? सार्थक लेंगे। तो दशमलव के बाद आने वाले शून्य भी क्या होंगे? सार्थक होंगे। तो यहाँ पे कितने हैं? 3 क्या हो जाएंगे? सार्थक हो जाएंगे। शुरुआती 0 नहीं होंगे, अंत के 0 गिने जाएंगे दोस्तों दशमलव के बाद वाले। क्लियर है? इसमें कितने हो जाएंगे बताइए? तो इसमें हो जाएंगे 1 2 3 4 5, दशमलव के बाद भी 0 है और गैर शून्य अंक के बाद 0 है, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 5 सार्थक अंक हो जाएंगे। ठीक है, तो चौथा और छठवां नियम क्या बोलता है? दशमलव के बाद अंत वाले शून्य जो होंगे उन्हें हम क्या मानेंगे? सार्थक अंक मानेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नियम की ओर। बात करें दोस्तों रूल नंबर 5 के बारे में, तो बिना दशमलव के अंत वाले शून्य, यदि किसी पूर्ण संख्या में दशमलव बिंदु नहीं दिया है तो अंत के शून्य सार्थक नहीं माने जाते। यदि किसी पूर्ण संख्या में दशमलव बिंदु नहीं है तो अंत के शून्य सार्थक नहीं माने जाते। दोस्तों अगर यहाँ दशमलव लग जाता, 15.00 हो जाता, तो यहाँ कितने सार्थक अंक हो जाते? 4 हो जाते। लेकिन दशमलव नहीं लगा है तो कितने अंक हो जाएंगे? यहाँ पे 2 ही सार्थक अंक होंगे। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे कहीं दशमलव नजर आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है, तो यहाँ भी कितना सार्थक अंक होगा? 1 होगा। तो किसी पूर्ण संख्या में दशमलव बिंदु नहीं है तो अंत के शून्य सार्थक नहीं माने जाते। तो यहाँ कितने सार्थक अंक है? 1 सार्थक अंक है। उसी प्रकार इसमें देखिए, इसमें दशमलव आपको कहीं नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे भी कितने सार्थक अंक होंगे? 2 सार्थक अंक हो जाएंगे। क्लियर है? अब सर बोलेंगे एक क्वेश्चन था पिछले वाला जिसमें 30 का आपने 3 के बाद 0 आया था, उसमें आपको सार्थक माना था, तो देख लेते हैं उसमें भी देख लिए कैसे माना था हमने उसको। चलिए उसको भी देख लेते हैं। ये जो है दोस्तों आपने बोला, ये देखिए ये वाला सोचा होगा, ये वाला कैसे? तो देखिए दशमलव बिंदु दिया हुआ है इसलिए हमने इसको सार्थक माना है 0 को, और वहां क्या बोला है? यदि दशमलव बिंदु नहीं है तो अंत के 0 सार्थक नहीं माने जाते। क्लियर हो गया ना? समझ में आ गया ना? कोई डाउट तो नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले तरफ। ये हो गया 5वां वाला रूल हमारा। दोस्तों कॉन्सेप्ट चेक अगर आपको करना है तो याद रखिएगा, दशमलव है अंत के 0 गिने जाएंगे, दशमलव नहीं है अंत के 0 नहीं गिने जाएंगे। बस इतना से याद रखना है। यदि दशमलव है तो अंत के 0 गिने जाएंगे, दशमलव नहीं है तो अंत के 0 नहीं गिने जाएंगे। अभी हमने बता दिया पीछे जाके आपको। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों रूल नंबर 7 बोलता है सटीक संख्या है। यदि आपको दोस्तों एग्जैक्ट नंबर बता दिया जाए, एग्जैक्ट नंबर या गिनती या परिभाषा से आने वाली सटीक संख्याओं में ये यदि बोल दे, तो आपको हमेशा याद रखना है इनमें हमेशा अनंत इन्फिनाइट सार्थक अंक होते हैं। गिनती या परिभाषा से आने वाली सटीक संख्याओं में अनंत सार्थक अंक होते हैं, ये मापन का हिस्सा नहीं है। जैसे मैंने बोला 12 स्टूडेंट, मैंने बोला 12 स्टूडेंट में बताइए कितने सार्थक अंक है, तो आप डायरेक्टली क्या बोलेंगे? अनंत सार्थक अंक है। मैंने बोला 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है, तो कितने सार्थक अंक है बताइए? तो 100 सेंटीमीटर है, तो अनंत क्या हो जाएगा? सार्थक अंक हो जाएंगे। 3 ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा? 3 ऑब्जेक्ट बोल दिया मैंने, तो अनंत सार्थक अंक ही होंगे इसमें। मतलब गिनती करेंगे या परिभाषा से आने वाली सटीक संख्याओं में, जैसे हम गिनती कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 100 स्टूडेंट है, फिर मैंने वाला परिभाषा से आने वाली सटीक संख्या, परिभाषा मतलब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये हो गया। ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो आपको हमेशा इसमें क्या बताना है? इनमें हमेशा अनंत सार्थक अंक होते हैं। मतलब गिनती या परिभाषा से आने वाली सटीक संख्याओं में अनंत सार्थक अंक होते हैं, ये आपको बताना है, क्योंकि ये मापन का हिस्सा नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बात करते हैं रूल नंबर 8 के बारे में, 10 की घात। यदि आपको साइंटिफिक नोटेशन मतलब 10 की घात आपको कहीं नजर आ जाए, दोस्तों केवल गुणांक के अंक सार्थक होते हैं, 10 की घात के नहीं। यदि आपको बोल दिया कि 3 × 10 की पावर 4, इसमें बताइए कितने सार्थक अंक है, तो आप क्या बोलेंगे? 1 सार्थक अंक है। जो 10 की घात है ना, ये सार्थक नहीं होते हैं। सार्थक कितना होगा? 1 ही अंक होगा।
ठीक है। उसी प्रकार एक एग्जांपल 3.20 इंटू 10 की पावर 4 दिया है, इसमें केवल होंगे, इसमें किसको देखेंगे हम, सिर्फ 3.20 को देखेंगे, इस घात को नहीं देखेंगे, इस घात से हमको कोई लेना देना नहीं है। अब इसमें कितने सार्थक अंक है, तो हमने अभी आपको बताया था ए तो है, 2 भी है। अब दशमलव के बाद 0 है तो सार्थक होता है, यदि दशमलव के अंत में 0 है तो सार्थक मानते हैं, यदि दशमलव नहीं दिया होता तो सार्थक नहीं लेते। लेकिन यहाँ तो 0 जो दिया है वो दशमलव के बाद दिया है, तो इसे हम क्या लेंगे, सार्थक लेंगे। तो यहाँ पे भी कितने सार्थक अंक होंगे, 3 सार्थक अंक होंगे। कितने, 3 सार्थक अंक हो जाएंगे। ठीक है। उसी प्रकार 6.0 इंटू 10 की पावर -3 दिया है, तो ये दोनों पावर को तो हम लेंगे नहीं, बस हमको 6.0 देखना है। और मैंने बताया था कि दशमलव के बाद 0 आते हैं और गैर शून्य अंक पहले दिया है तो वो भी सार्थक होते हैं, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 सार्थक अंक हो जाएंगे। उसी प्रकार इसमें देखिए कितने हो जाएंगे, दशमलव के बाद 0 को गिनते हैं और गैर शून्य अंक के बाद में है 0, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, तो 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। क्लियर है। यदि 10 की घात के साथ कोई गुणांक दिया हुआ है तो हम केवल गुणांक के अंक जो होंगे ना वो क्या होंगे, सिर्फ सार्थक होंगे। 10 की घात से हमको कोई भी लेना देना नहीं है। 10 की घात दिख जाए तो आप उसको कट कर दीजिए, बस सामने की संख्या देखिए, जो संख्या दी है उसको। और रूल्स तो हमको पता है, रूल्स पता रहेगा तो सारे क्वेश्चन हम इजीली बना पाएंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नियम 9 की बात करें, रूल नंबर 9 की बात करें, गुना और भाग का नियम। अब सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, इससे क्वेश्चन भी आया था, गुना और भाग के नियम से, भाग वाले नियम से क्वेश्चन आया था पिछली बार 2025 में। दोस्तों भाग और गुना में अंतिम उत्तर में उतने ही सार्थक अंक होंगे जितने उस संख्या में हैं जिसमें सार्थक अंक सबसे कम है। इजी वे में समझते हैं दोस्तों। भाग और यदि गुना आपको करना है और सार्थक अंक कितने हैं ये बताना है, तो दोस्तों जो हमको भाग और गुना करने के लिए 2 संख्या दी जाएगी। मान लेते हैं एक संख्या हमको 2.50 दी गई, 2.50 दी गई, और एक संख्या हमको दी गई 3.1। ठीक है। तो दोस्तों भाग और गुना में अंतिम उत्तर में उतने ही सार्थक अंक होंगे जितना उस क्वेश्चन में जो संख्या दी गई है जिसमें सबसे कम सार्थक अंक है। यदि हम देखें इसमें, देखिए इसमें कितने सार्थक अंक नजर आ रहे हैं आपको, 3 सार्थक अंक नजर आ रहे हैं, और इसमें कितने सार्थक अंक है, 2 सार्थक अंक है। तो यदि भाग और गुना में यदि पूछ ले तो जो हमारा उत्तर आएगा ना, वो हम जो उत्तर लेंगे वो जो सबसे कम सार्थक अंक जिसमें दिए गए हैं उसी के रूप में लेंगे, उसी की तरह लेंगे। ठीक है। मतलब इसमें 2 सार्थक अंक है, सबसे कम सार्थक अंक इसमें है, सबसे कम सार्थक अंक कितने हैं, 2 है, तो हमारा उत्तर भी जो आएगा सार्थक अंक में वो 2 ही आना चाहिए। मतलब सार्थक अंक कितने आना चाहिए, 2 ही इसमें आना चाहिए, 3 में हम बिल्कुल नहीं लेंगे भाग और गुना के नियम में। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैंने बोला 12.5 भागी 2.0, तो आंसर कितना है हमारा, 6.25 आया। अब देखिए 12.5 में कितने सार्थक अंक है, 3 सार्थक अंक है। 2.0 में कितने हैं, 2 सार्थक अंक है। तो हमारा जो उत्तर आएगा ना वो 2 सार्थक अंक में ही हमको देना है, 2 सार्थक अंक में। जब हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारा कितना आया, 6.25 आया। लेकिन यहाँ तो 3 सार्थक अंक हो गए, और हमको जो उत्तर देना है भाग और गुना के नियम में वो हमको 2 सार्थक अंक, मतलब इसको हमको 2 सार्थक अंक बनाना होगा। अब 2 सार्थक अंक बनाना होगा तो इसको क्या करेंगे, राउंडेड कर लेंगे। यदि ये 6.25 है तो क्या मैं इसको 6.2 लिख सकता हूँ। तो देखिए सबसे कम संख्या वाला सार्थक अंक था तो आंसर भी हमारा सबसे कम संख्या वाला सार्थक अंक में आ गया। यहाँ 2 सार्थक अंक थे तो आंसर भी हमारा 2 सार्थक अंक में आ गया। तो भाग और गुना के नियम में क्या करना है, भाग और गुना के नियम में हमको कम सार्थक अंक देना है और उसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वही कम सार्थक अंक के अकॉर्डिंग हमको आंसर करना है। यदि मान लेते हैं किसी हमने मल्टीप्लाई भाग दिया 2 संख्या में, एक में 4 सार्थक अंक निकले और एक में 3 सार्थक अंक है। अब जब हम मल्टीप्लाई करें, भाग देंगे दोस्तों, इनमें कोई 2 संख्या मान लेते हैं जिसमें एक में 4 सार्थक अंक है, एक में 3 सार्थक अंक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 3 सार्थक अंक में ही आएगा। कितने अंक में आएगा, 3 सार्थक अंक में, ना कि 4 सार्थक अंक में। मतलब हमको ये देखना है कि भाग और गुना में जितने कम सार्थक अंक होंगे हमारा आंसर भी उसी सार्थक अंक में आएगा। ठीक है। यहाँ सबसे 3 कम सार्थक अंक कितने मान लेते, 3 है, तो हमारा जब आंसर आएगा तो उसमें भी कितने सार्थक अंक होने चाहिए, 3 ही सार्थक अंक होने चाहिए। इसी प्रकार गुना में भी है। क्लियर है। भाग और गुना का नियम समझ में आ गया। क्या करना है आपको, भाग और गुना में अंतिम उत्तर में उतने ही सार्थक अंक होंगे जितने उस संख्या में है जिसमें सार्थक अंक सबसे कम होंगे।
क्लियर है? तो ये समझ में आ गया गुना और भाग वाला। कोई डाउट? कोई डाउट तो नहीं ना? अच्छा, गुना वाला देख लेते हैं दोस्तों। 2.5 को मैंने 3.25 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया 8.125। अब देखते हैं 2.5 में कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, तो 2 सार्थक अंक है सर। यहाँ कितने हैं? 3 सार्थक अंक है। और जो हमारा आंसर भी आएगा, जब जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? 2 सार्थक अंक में ही आना चाहिए, क्योंकि सबसे कम सार्थक अंक तो इसी में है 2। तो हमारा आंसर भी क्या आएगा? 2 सार्थक अंक में आना है। जब हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया? 8.125 आया। तो यहाँ तो 1 2 3 4 सार्थक अंक हो गए, लेकिन हमको तो 2 सार्थक अंक में आंसर लाना है। तो इसको हम क्या करेंगे? राउंडेड कर देंगे। तो इसको मैं 8.125 को 8.2 भी लिख सकता हूँ क्या? देखिए, सबसे कम सार्थक अंक 2 थे और हमारा आंसर भी सबसे कम सार्थक अंक 2 में ही आ गया। क्लियर है? तो भाग और गुना का नियम आपको क्लियर हो गया? क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नियम है दोस्तों जोड़ और घटाव का नियम। अब दोस्तों इसके पहले जो नियम था इसमें हमने क्या देखा था? सार्थक अंक देखा था, जिसमें सबसे कम सार्थक अंक होंगे, हमारा आंसर भी उतने ही कम सार्थक अंक में आएगा। जोड़ और घटाव में क्या होता है दोस्तों? जोड़ और घटाव में हम जो है दशमलव स्थान देखते हैं। क्या देखते हैं? दशमलव का स्थान। जिसमें कम दशमलव स्थान होगा वही हमारा आंसर भी जब आएगा उतने ही दशमलव स्थान में आएगा। मतलब जोड़ या घटाव में अंतिम उत्तर में उतने ही दशमलव स्थान होंगे जितने उस संख्या में है जिसमें दशमलव स्थान सबसे कम हो। केवल दशमलव स्थान पर ध्यान देना है दोस्तों, कुल सार्थक अंकों पर हमको यहाँ पे ध्यान देना ही नहीं है। जोड़ और घटाव में कुल सार्थक अंक है उससे मतलब ही नहीं है, हमको सिर्फ दशमलव स्थान देखना है। क्या देखना है हमको? सिर्फ दशमलव स्थान। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, यदि हम जोड़ते हैं, यहाँ देखिए 12.11 दिया है और ये दिया है 0.3। यहाँ कितने दशमलव स्थान के बाद, दशमलव कितने स्थान के बाद में है? ये 2 स्थान के बाद में। और यहाँ कितने स्थान के बाद में? 1 स्थान के बाद में। तो हमको सबसे कम दशमलव स्थान वाला आंसर देखना है। तो सबसे कम किस में है? 1 डेसिमल प्लेस में है। तो हमारा आंसर भी जब आएगा वो 1 डेसिमल प्लेस में ही आना चाहिए, ना कि 2 डेसिमल प्लेस में। तो जब हम आंसर इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 और 1 क्या हो जाएगा? 4, 1 की 1 हो जाएगा, 3 और 1 4 और 2 और 1 2। अब जब हम आंसर लिखेंगे दोस्तों तो क्या करेंगे? 12.41 लिखेंगे क्या? नहीं, हमें तो आंसर देना है 1 डेसिमल प्लेस में, तो हम इसे लिखेंगे 12.4। तो हमारा आंसर जो आया 1 डेसिमल प्लेस में आया ना। देखिए हमने क्या कर दिया? इसको राउंडेड टू 1 डेसिमल प्लेस कर दिया। तो जोड़ और घटाव में हमको सिर्फ दशमलव स्थान देखना है, हमको सार्थक अंक से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमको दशमलव स्थान देखना है। जितने कम दशमलव स्थान जिस संख्या में होंगे हमारा आंसर भी उतने ही दशमलव स्थान में आना चाहिए। यदि एग्जाम्पल के तौर पे और चीज देख ले, यदि हम देख ले और एक चीज, यदि मान लेते हैं 12.33 और यहाँ दिया है 11.345। अब देखिए यहाँ दशमलव कितने अंक के बाद में? 2 अंक के बाद। यहाँ कितने अंक के बाद में? 3 अंक के बाद। तो हमको देखना है सबसे कम दशमलव स्थान किसमें है? इसमें है। तो हमारा आंसर भी कितना आएगा? 2 दशमलव अंक के बाद ही आना चाहिए, मतलब 2 डेसिमल प्लेस के बाद ही हमारा आंसर आना चाहिए। हमको ये देखना है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 3 6 हो जाएगा और ये 2 1 3 और 1 23। 23.675। लेकिन हमको आंसर कितने में देना है? 2 डेसिमल प्लेस में देना है। तो हम इसको क्या लिख देंगे? 23.67 लिख देंगे। क्लियर है? तो जोड़ और घटाव का नियम याद आ गया। इसमें आपको सिर्फ दशमलव स्थान देखना है, जिसमें सबसे कम दशमलव स्थान होंगे हमारा आंसर भी उतने ही दशमलव स्थान में आएगा। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अब नियम की तुलना एक नजर में हम कर लेते हैं, मतलब ध्यान रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक में। दोस्तों यदि जोड़ और घटाव दिया है तो केवल दशमलव स्थान हमको देखना है। यदि गुना और भाग दिया है तो कुल सार्थक अंक देखना है। ठीक है? उत्तर को दशमलव के बाद अंकों की संख्या से तय करना है और सबसे कम दशमलव स्थानों वाली संख्या के अनुसार हमको क्या करना है? उत्तर देना है। इसमें क्या करना है? उत्तर को संख्या के कुल सार्थक अंकों से तय करना है और सबसे कम कुल सार्थक अंक जिसमें भी होंगे उस संख्या के अनुसार हमको उत्तर देना है। अभी हमने आपको बता दिया। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़े। चलिए अब एक रिवीजन क्लास देख लेते हैं, जो हमने अभी तक पढ़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों 1 से 9 तक के सभी अंक क्या मानेंगे? हम सार्थक मानेंगे। 2 अंकों के बीच यदि आपको 0 दिखाई दे तो वो क्या होगा? सार्थक होगा। मतलब 1 2 3 है तो 3 सार्थक अंक। यदि 1 0 0 3 दे दिया तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4, मतलब 2 अंकों के बीच का शून्य क्या होगा? सार्थक होगा। शुरुआत के शून्य कभी भी सार्थक नहीं होंगे।
अंत का शून्य यदि बिना दशमलव के है तो सार्थक नहीं होगा, दशमलव के साथ है तो सार्थक होगा। सटीक गिनती या सूत्र की बात कर दे तो इसमें अनंत सार्थक अंक तो होंगे, और गुना भाग में क्या होगा, सबसे कम सार्थक अंक हमको देखना है, और जोड़ घटाव में क्या करना है, सबसे कम दशमलव स्थान देखना है, और उसी के अकॉर्डिंग हमको आंसर देना है। तो क्विक रिवीजन समझ में आ गया क्या किया हुआ। 1 से 9 तक के सभी अंक सार्थक है, 2 अंकों के बीच का जीरो सार्थक है, शुरुआत के जीरो कभी सार्थक नहीं होते हैं, अंत का जीरो, अंत में जीरो दिया है बिना दशमलव के तो सार्थक नहीं है, अंत का जीरो दिया है दशमलव के साथ तो सार्थक है, और सटीक गिनती या सूत्र दिया है तो अनंत सार्थक अंक होंगे। गुना भाग की बात करें तो सबसे कम सार्थक अंक हमको देखना है, और जोड़ घटाव की बात करें तो सबसे कम दशमलव स्थान हमको देखना है। क्लियर है, समझ में आ गया। ये हमारा समरी थी जो हमने अभी तक के पढ़ी। क्लियर है ना दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये तो हमारे थे सार्थक अंक। अब हम पढ़ेंगे अल्पतमांक क्या है, मतलब लीस्ट काउंट क्या होता है। दोस्तों अल्पतमांक की यदि बात करें तो अल्पतमांक वह सबसे छोटा मापन है जिसे कोई यंत्र ठीक ठीक माप सकता है। महत्व क्या है इसका, दोस्तों यह यंत्र की सटीकता निर्धारित करता है। कौन, अल्पतमांक, लिस्ट काउंट। दोस्तों लिस्ट काउंट बराबर होता है टोटल रेंज बटे नंबर ऑफ डिविजन्स के। अल्पतमांक यदि निकालना है तो हमको क्या पता होना चाहिए, टोटल रेंज पता होना चाहिए और नंबर ऑफ डिविजन्स पता होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले से हम यदि टोटल रेंज पूछेगा तो टोटल रेंज बता देंगे, नंबर ऑफ डिवीजन पूछेगा तो नंबर ऑफ डिवीजन बता देंगे, लिस्ट काउंट पूछेगा तो लिस्ट काउंट बता देंगे। तो इस एक फॉर्मूले से हम अल्पतमांक को निकाल सकते हैं। तो अल्पतमांक क्या होता है, अल्पतमांक वह सबसे छोटा मापन है जिससे कोई यंत्र ठीक ठीक माप सकता है। यह यंत्र की क्या करते हैं, सटीकता को निर्धारित करते हैं। कौन से, अल्पतमांक। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन जो अल्पतमांक पे ही आधारित है। दोस्तों ये पूछा गया था ALP CBT 2 25 मई 2 मई 2025 को। एक एमीटर है, इसमें 0 से 2 एम्पियर के बीच 20 विभाजन होते हैं। एमीटर का अल्पतमांक लिस्ट काउंट हमको बताना है। दोस्तों अभी हमने बताया लिस्ट काउंट क्या होता है, टोटल रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। तो डिवीजन कितने दिए हैं दोस्तों, हमको 20 दिए गए हैं, और रेंज कितनी दी है, 0 से 2 एम्पियर। तो रेंज हम निकाल लेंगे तो टोटल रेंज क्या हो जाएगी, टोटल रेंज हो जाएगी 2 एम्पियर माइनस 0 एम्पियर। तो टोटल रेंज कितनी निकल के आ जाएगी, 2 एम्पियर निकल के आ जाएगी। डिवीजन कितने हैं, 20 है। तो लिस्ट काउंट क्या होता है, टोटल रेंज बटे डिवीजन। टोटल रेंज कितनी है, 2 है, और डिवीजन कितने हैं, 20 है। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 दहाम 20 तो 0.1 एम्पियर जो है आंसर इसका निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। क्लियर है, तो इस प्रकार से आप अल्पतमांक निकाल सकते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या क्वेश्चन घुमा सकता है, हो सकता है कभी आपको लिस्ट काउंट का मान दे दे, बोल दे विभाजन कितने होंगे बताइए, कभी बोल दे विभाजन दे दे, लिस्ट काउंट दे दे, बोल दे टोटल रेंज बताइए। तो इसी एक फॉर्मूले से आप तीनों ही चीजें निकाल के बता सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी दोस्तों ALP CBT 2 में पूछा गया था 2025 में। 5.74 ग्राम द्रव्यमान का एक घन 1.2 सेंटीमीटर क्यूब आयतन घेरता है। सार्थक अंकों की सही संख्या के साथ व्यक्त किया गया घनत्व डेंसिटी इन ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगी, ये हमको बताना है। अब ये सार्थक अंक वाला है दोस्तों, देखिए इसमें लगेगा भाग वाला नियम। कैसे लगेगा, देखिए दोस्तों हमको जो है एक द्रव्यमान का एक घन है जिसका द्रव्यमान कितना दिया गया है, 5.74 ग्राम दिया गया है। कितना दिया गया है, 5.74 ग्राम दिया गया है। और आयतन कितना दिया गया है, 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। कितना दिया गया है, 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। हमको क्या बोला है, घनत्व बताया है। तो हमको मास दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है, और घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान कितना है दोस्तों, ये है 5.74, आयतन कितना है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आंसर जो निकल के आएगा, इसको जब काटेंगे तो आंसर जब निकल के आएगा ये आएगा 4.7833 करके। अब देखिए दोस्तों हमने भाग का नियम बताया था आपको सार्थक अंक में। जब भी भाग वाला सिचुएशन आ जाए या गुना वाली सिचुएशन आ जाए तो हमको जो आंसर देना है वो क्या देना है, उस संख्या में जितने कम सार्थक अंक होंगे हमारा आंसर भी उतने ही कम सार्थक अंक में आना चाहिए। जैसे देखिए द्रव्यमान में हमको जो दिया गया है 5.74 दिया गया है, यहाँ कितने सार्थक अंक है, 3 सार्थक अंक है। और आयतन में कितने सार्थक अंक है, तो आयतन में 2 सार्थक अंक है। तो हमारा आंसर भी जो आएगा ना वो 2 सार्थक अंक में ही आना चाहिए।
2 सार्थक अंक में, लेकिन हमारा आंसर तो 1 2 3 4 5 सार्थक अंक में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, राउंडेड कर देंगे। अब 4.78 हमको ऑप्शन भी देखना रहेगा। अब देखिए 4.783 भी दिया है यहाँ पे, तो 4.78 दिया गया है, 4.7833 दिया गया है, 4.8। अब डायरेक्टली अगर हमको सॉल्व नहीं करना है भाई, डायरेक्ट आंसर लाना है, तो हमको पता है, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ 2 सार्थक अंक है, यहाँ 3 सार्थक अंक है, तो आंसर भी हमारा 2 सार्थक अंक में आना चाहिए। यहाँ तो 4 सार्थक अंक दिख रहा है, यहाँ 3 सार्थक अंक दिख रहा है, यहाँ 5 सार्थक अंक है, 2 सार्थक अंक तो यही दिख रहा है। डायरेक्ट आंसर मार के बिना सॉल्व किए भी हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन समझना है कैसे ये चीज हुआ। तो हमको देखना है 4.783 किसके राउंड में आता है, 4.8 के राउंड में आता है ना, तो 4.8 इसको हम राउंडेड कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा 4.8। देखिए सबसे कम सार्थक अंक कितने थे, 2 थे, और हमारा आंसर भी सबसे कम सार्थक अंक 2 में ही आया, तो 4.8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको जो है इसको करना है। क्लियर है ना दोस्तों? तो दोस्तों ये थी आज की क्लास सार्थक अंक और अल्पतमांक की। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छे से समझ में आएगी। हमने पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की, जिससे आपको बेहतर तरीके से सब चीज समझ में आ जाए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर। प्रैक्टिस सेट हम आपको डेली करवा रहे हैं और प्लेलिस्ट हमने आपके बना दी है, तो प्रैक्टिस सेट आप डेली लगाइएगा, जिससे आप अपनी तैयारी जान सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।